व्हाट इज ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर और साइज ऑफ सेल। प्लांट में आप मेंशन करोगे जब भी ग्रोथ हो रही है तो आप क्या देखोगे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे दोनों इन्वॉल्व होंगे। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा इसीलिए तो ग्रोथ हो भी रही है। क्लियर है। यहां पे मेंशन करते हैं प्लांट ग्रोथ मेजरेबल होती है। आप इसको मेजर कर सकते हो, कैसे मेजर करोगे आने वाले पार्ट में ही मैं समझाऊंगा। यहां पे थोड़ा सा ग्रोथ के नेचर के बारे में और समझ सकते हो कि जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है। ओपन का मतलब कि वहां पे ऑल द टाइम सेल्स ऐड होती रहती है। और ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्लांट के केस में ऑल द टाइम ग्रोथ हो रही होती है। बट हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये पॉडकास्ट सेशन आपकी मदद कर रहे होंगे। आज का सेशन हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर को बारीकी से। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बात समझ लो कि इस चैप्टर से करीब करीब 3 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और इस बार हो सकता है 3 से 4 फिर से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बहुत बारीकी से इस चैप्टर को समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप नोटिस करें तो मेंशन किया जा रहा है प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बेटा, डेवलपमेंट की जब भी बात होगी तो आप वहां पे क्या देखोगे, डेवलपमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होगी। यहां पे आप मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को इन्वॉल्व कराओगे और फाइनली डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस के बाद डेथ होती है। तो डेवलपमेंट में आप क्या देखोगे, ग्रोथ भी इन्वॉल्व है और उसका डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम ग्रोथ समझते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ की बात करें तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर और साइज ऑफ सेल, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज, साइज में या नंबर में इंक्रीज हो रहा है ऑर्गन के भी, तो इसको भी आप ग्रोथ कह सकते हैं। याद रखिए ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। बहुत ही बारीकी से इस बात को समझ लीजिए कि ग्रोथ जब भी आपसे मेंशन किया जाएगा तो आप उसको इरिवर्सिबल चेंज कहोगे। अच्छा सर, हमको समझाइए जरा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। तो इसको समझिए। देखिए, जब आप स्टोमेटा की बात करते हैं तो याद करो, स्टोमेटा जब इनटेक ऑफ वाटर कर लेता है तो वो क्या होता है, सॉलिन हो जाता है, फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो देखो उस समय भी तो उसका साइज फूल गया, राइट। जब वाटर आउट एग्जिट हो जाता है और वो फिर जो सिकुड़ जाते हैं और जब वो क्लोज होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो क्या आप उसको ग्रोथ बोल सकते हो कि स्टोमेटा डेली डेली ग्रोथ कर रहे हैं और फिर से वो छोटे हो रहे हैं? क्या वो ग्रोथ है? नहीं, वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो एक रिवर्सिबल चेंज है। बेटा, ग्रोथ में हमेशा और हमेशा आप क्या बोलोगे, वहां पे इरिवर्सिबल चेंज हो रहा होगा, राइट। अगर आप फीचर की भी बात करें कि ग्रोथ के फीचर क्या है, तो सबसे पहला ही फीचर और इंपॉर्टेंट फीचर ही यही बन जाता है कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ में कभी भी रिवर्सिबल कंडीशन आप नहीं देख पाएंगे। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कि ग्रोथ एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ग्रोथ एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। जब भी ग्रोथ हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सेल डिवीजन हो रहा होगा एंड इट सेल्फ सेल डिवीजन में कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे खर्च होती है। तो आप बोल सकते हो कि ग्रोथ एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। आप मेंशन कर सकते हो कि ग्रोथ में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। यहां पे कैटाबॉलिक पाथवे एनाबॉलिक पाथवे चल रहे होंगे। जब भी कोई ग्रोथ होगी तो आप देखोगे कि कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन थोड़ा कम होगा, एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा। इसी तरीके से ग्रोथ हो भी रही होगी, राइट। प्लांट में आप मेंशन करोगे जब भी ग्रोथ हो रही है तो आप क्या देखोगे, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे दोनों इन्वॉल्व होंगे। एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा इसीलिए तो ग्रोथ हो भी रही है। क्लियर है। यहां पे मेंशन करते हैं प्लांट ग्रोथ मेजरेबल होती है। आप इसको मेजर कर सकते हो, कैसे मेजर करोगे आने वाले पार्ट में ही मैं समझाऊंगा कि प्लांट ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से। आया समझ में? इज इट क्लियर? गुड। आपने देखा कि प्लांट ग्रोथ कैसी हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। आप ये इस तरीके से भी चीजें मेंशन कर सकते हो कि प्लांट ग्रोथ जो होती है विद रेस्पेक्ट टू एनिमल ग्रोथ। जब आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में उसके पूरी बॉडी का हर हर पार्ट ग्रो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है उसका हेड ग्रो कर रहा है, बॉडी ग्रो नहीं कर रही, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट प्लांट में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो कभी कभी लोकलाइज भी देखने को मिलेगी, राइट। क्लियर है। लोकलाइज्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। सो ये हमने बात की फीचर की। इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टाइप ऑफ ग्रोथ और कौन है जो ग्रोथ में इन्वॉल्व फैक्टर है, या ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ। तो आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए मेरिस्टेम। इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ के टाइप है और कौन उनमें इन्वॉल्व करता है, कौन इन्वॉल्व होता है। स्टार्ट करते हैं। तो समझिए, देखिए
हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्लांट ग्रोथ किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेम, और होती कितने टाइप की है, 2 टाइप की। प्लांट ग्रोथ को अपन ऐसे शो कर सकते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ आप जब भी नोटिस करेंगे यू विल फाइंड के इंक्रीज इन लेंथ हो रही होगी, राइट। और जब भी सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे तो वो क्या होगा, ग्रिथ में इंक्रीजमेंट हो रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज और आपने नोटिस की, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम नो डाउट डिवाइडिंग टिश्यू के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, राइट। और मेरिस्टेम भी आपको 2 टाइप की मिलेंगी, एक होगी प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होगी सेकेंडरी मेरिस्टेम। चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस है प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम आपको फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ आपको देखने को मिलेगी। आप सोच रहे हो बर्थ, बर्थ का मतलब यहां पे क्या निकल रहा है, बर्थ का मतलब निकल रहा है जो सीड है ना, सीड में जब रेडिकल बनेगा या पिम्यूल निकलेगा बनेगा तो उसी समय से वो सेल प्रेजेंट होंगी, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो उसी समय से प्रेजेंट होंगी, एंड दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम। और वो उस समय रूट टिप को नीचे की तरफ बढ़ा रही होंगी, शूट टिप को ऊपर की तरफ बढ़ा रही होंगी और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, राइट। दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेम। आया समझ में, क्लियर है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या समझ में आता है कि देखो जब प्राइमरी मेरिस्टेम थी उसने ग्रोथ करा दी, अब मान लो ये जो सर्कल ये ग्रिथ वाला पार्ट है, राइट। ग्रिथ वाले पार्ट में अब क्या देखोगे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगी जब इसको साइज में और ग्रिथ में बढ़ाना है। कैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगी कि जो डिफरेंशिएटेड सेल है, राइट, सर्कुलर रीजन में इसी ग्रिथ वाले पार्ट में जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो या जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो क्या करेंगी, वो डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डी डिफरेंशिएट होंगी। हालांकि डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड नहीं करती नॉर्मली, अब वो दोबारा से डिवाइडिंग सेल बदल जाएगी, डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएशन के बाद वो फिर से रीडिफरेंशिएट करेंगी और रीडिफरेंशिएट जब वो कर रही होंगी तब वो ग्रोथ शो करेंगी और उस समय वो क्या हो जाएंगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और फिर वो ग्रिथ में इंक्रीज करेंगी। समझ रहे हो। और जब वो डी डिफरेंशिएट होने के बाद रीडिफरेंशिएट होने पर ग्रिथ में इंक्रीज कर रही है उस समय वो क्या कहला रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहला रही है। प्राइमरी मेरिस्टेम में हाइट में इंक्रीज हो रहा है, किसके, स्टेम के और रूट के, राइट, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम में इन्वॉल्व होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम में ग्रिथ इंक्रीज कर रही है। ग्रिथ कैसे इंक्रीज कर रही है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं जो डिवाइड नहीं कर रही वो फिर से अपने नेचर को लॉस करेंगी, डी डिफरेंशिएट होंगी, फिर दोबारा से रीडिफरेंशिएट होंगी और रीडिफरेंशिएट होने पे वो ग्रोथ शो करेंगी ग्रिथ में, और दैट इज माय डियर फ्रेंड्स सेकेंडरी ग्रोथ। उसी को आप सेकेंडरी ग्रोथ बोलोगे और वो जो मेरिस्टेम इन्वॉल्व है उस समय वो कहलाएगी सेकेंडरी मेरिस्टेम। इतना समझ में आया। ये हमने किस बेसिस पे बात की, ये हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात की। पोजीशन के बेसिस पे देखें मेरिस्टेम तो आप देखोगे आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगी। एपिकल मेरिस्टेम कहां देखने को मिलेगी भाई, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे और रूट में एपिकल मेरिस्टेम पे। दूसरी होगी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पे होगी भाई, जहां पे नोड आती है ना, नोड, नोड के बीच वाले पार्ट में जो इंटरनोड को इंटरनोड इलोंगेशन करवाएंगी, मतलब ये भी प्लांट की हाइट को ही बढ़वाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व है, राइट। एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम साइड में होगी और वो ग्रिथ में बढ़वाएगी और यहां पे सेकेंडरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होगी। तो पोजीशन के बेसिस पे आपने क्या देखा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरनोड वाली मेरिस्टेम, राइट, और लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप की आपने यहाँ पे मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन देखी। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ के नेचर के बारे में और समझ सकते हो कि जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है। ओपन का मतलब कि वहां पे ऑल द टाइम सेल्स ऐड होती रहती है, और ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्लांट के केस में ऑल द टाइम ग्रोथ हो रही होती है, बट कुछ ऑर्गन में आप देखोगे कि वहां पे डिटर्मिनेट कंडीशन भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सोचने पे मजबूर हो रहे होगे आप कि ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां पे एक साइज तक ही ग्रोथ होती है फिर उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। सोचो कौन सा ऑर्गन है, प्लांट का कौन सा ऑर्गन है जहां पे एक लिमिट तक ही ग्रोथ हो रही है और फिर वो ग्रोथ रुक गई। बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हो, दैट इज लीव्स। आप ऐसा नहीं देखोगे पत्तियां पूरे जिंदगी भर बढ़ती रहती है, नहीं, पत्तियां एक साइज तक बढ़ेंगी रुक जाएंगी, तो वहां पे डिटर्मिनेट कंडीशन आ गई है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो यहां पे डिटर्मिनेट की कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट प्लांट ग्रोथ, और हमने यहां पे मेरिस्टेम को भी प्रॉपर्ली डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ मेजरेबल कैसे है, हाउ कैन यू मेजर प्लांट ग्रोथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे एक बात समझो कि जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की सेल्स में वो किस वजह से हो रही है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ जो हुई है उसमें क्या हुआ है कि सेल, जो प्लांट सेल है उसके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज हुआ है, राइट। बट यहां पे एक बात ये भी है कि आप कितना प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है ये बात पता नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको कुछ पैरामीटर फॉलो करने हैं।
राइट। नो डाउट प्लांट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, बट आप उस कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है इस बात को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप कुछ पैरामीटर फॉलो करोगे कि इन पैरामीटर के बेसिस पे हम मान लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ हो रही है, मगर यहाँ पे पैरामीटर भी अलग अलग है। जैसे इंक्रीज इन लेंथ, ये एक पैरामीटर है कि आप कितनी इंक्रीज लेंथ में हो रही है, कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है, इस बेसिस पे बोल दोगे कि भाई यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल के साथ ये बात और बेटर समझ में आएगी। जैसे स्टेम की ग्रोथ और रूट की ग्रोथ, उसमें तो आप हाइट के टर्म में मेजर करोगे, आप वॉल्यूम थोड़ी ना मेजर करोगे, आप हाइट मेजर करोगे कि कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है। आप याद करो पॉलन ट्यूब की जो ट्यूब होती है वो कितनी लेंथ बढ़ी, इसके बेसिस पे आप उसकी लेंथ के बेसिस पे पता करते हो, राइट। यहां पे लेंथ मैटर करती है कि इंक्रीज इन लेंथ कितना हो रहा है, आया समझ में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल मैटर करेगा, आपको एक पैरामीटर ये भी है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो कितने नंबर है उनके और कितनी जल्दी जल्दी वो डिवाइड कर रही है, तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये एक पैरामीटर हो सकता है, राइट। आप एक पैरामीटर इंक्रीज इन सरफेस एरिया मान सकते हो। जैसे कि एक पत्ती है, जब वो पत्ती की साइज बड़ा हो रहा है तो आप क्या देखोगे, सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है। क्या यहां पे सेल काउंट करोगे? नहीं। क्या यहाँ पे लेंथ काउंट करोगे? नहीं। यहाँ पे तो आप सरफेस एरिया काउंट करोगे कि एक पत्ती छोटी पत्ती थी, इतनी बड़ी छोटी पत्ती थी, इसका सरफेस एरिया ये था। अब एक पत्ती इतनी बड़ी पत्ती हो गई है, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पे आप क्या करोगे बेटा, यहां पे आप इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बात करोगे। ओके, एक और पैरामीटर वॉल्यूम में इंक्रीज, कि जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट को हम नापने के लिए वॉल्यूम यूज करते हैं। जैसे वाटरमेलन का जो फ्रूट होता है वो 3.5 लाख टाइम इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम, राइट। 3.5 लाख टाइम इंक्रीज होता है उसका वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम आप मेजर कर रहे हो, आया समझे। कुछ केसेस में पैरामीटर क्या यूज होते हैं, ड्राई वेट और फ्रेश वेट यूज होते हैं। इज इट क्लियर। एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड ऑक्सोमीटर, जिससे हम क्या निकालते हैं कि कितनी प्लांट में ग्रोथ हुई है, हम उसके ग्रोथ को भी मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस की मदद से। तो ये हमने कुछ पैरामीटर समझे और हमने यहां पे मेंशन किया कि मेनली जो फैक्टर है दैट इज एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म, जो ग्रोथ को शो कर रहा है, बट यहां पे हम प्रोटोप्लाज्म को नहीं मेजर कर पा रहे, इसीलिए हम कुछ पैरामीटर फॉलो कर रहे हैं प्लांट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। हमने जितने भी पैरामीटर डिस्कस किए उनके हमने एग्जांपल्स भी समझे कि हाँ इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को मेजर कर रहे हैं। इज इट क्लियर। गुड। अब यहाँ पे हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। प्लांट के स्ट्रक्चर में जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती हैं, तो फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ की अब हम बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये बात समझिए कि ग्रोथ जो हो रही है बिकॉज ऑफ सेल, राइट। प्लांट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि प्लांट ग्रोथ किस वजह से हो रही है, सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ कैसे हो रही है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जो सेल ग्रोथ हो रही है, तो जो पर्टिकुलर सेल है वो कभी ना कभी जिस भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वो आपको 3 फेजेस में देखने को मिलेगी, राइट। वो या तो मेरिस्टेमेटिक फेज में होगी, या तो फिर इलोंगेशन फेज में होगी, या फिर मैचुरेशन फेज में होगी। मतलब जो ग्रोथ हो रही है वो सेल की वजह से हो रही है, और सेल आप देखोगे इन 3 फेज में से एक फेज में मिलेगी, या तो मेरिस्टेमेटिक फेज में, अभी मैं फीचर की बात करूंगा, राइट, या तो फिर इलोंगेशन फेज में, या फिर मैचुरेशन फेज में। इन 3 फेज में से ये जो पर्टिकुलर ग्रोथ करने वाली सेल है, इन 3 में से किसी ना किसी फेज में होगी, राइट। मोस्टली जो सेल ग्रो कर रही है वो मेरिस्टेमेटिक फेज में होंगी। मेरिस्टेमेटिक फेज में मिलने वाली सेल डिवीजन वाली सेल भी कहलाती है, डिवाइडिंग सेल भी कहलाती है। यहाँ पे सेल का साइज आपको कंपैरेटिवली छोटा मिलेगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस का साइज है वो कंपैरेटिवली आपको बड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, काफी लार्ज होगा। सेल में आप क्या देखोगे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच में कोई खास स्पेस नहीं दिखेंगे, राइट। सेल के अंदर अगर आप वैक्यूल देखोगे, वैक्यूल मोस्टली एब्सेंट होगी। सेल वॉल अगर देखोगे, सेल वॉल में कोई डिपोजिशन नहीं होगा, और सेल वॉल थिन होगी और प्राइमरी सेल वॉल होगी। यहां पे सेकेंडरी वाला केस इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। तो ये वो फीचर है जो जब सेल मेरिस्टेमेटिक फेज में होगी उस समय शो होंगे। इज इट क्लियर। दूसरी अब बात देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज में जब सेल होगी तो उस समय आप क्या देखोगे, वैक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेल वॉल प्राइमरी से थोड़ी सी वहां पे सेल वॉल में डिपोजिशन स्टार्ट होगा इलोंगेशन वाले टाइम पे, और सेल में थोड़ा सा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, वैक्यूल बनी, वैक्यूलेशन हो रहा है, वैक्यूल बन रही है, स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो साइज ऑलरेडी इंक्रीज हो ही जाएगा। ये हो गई बात इलोंगेशन फेज की। लास्ट वन इज मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में आप क्या देखोगे कि सेल अपने फाइनल साइज और शेप को अटेन कर लेगी।
मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, सेल ने फाइनली अपने स्ट्रक्चर को अटेन कर लिया और यहाँ पे सेल वॉल में कंप्लीट डिपोजिशन भी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में इस पर्टिकुलर फेज में आने पे सेल डेड भी हो जाती है, राइट। सेल में क्या होता है, डेड वाली कंडीशन भी आती है, राइट। कुछ पर्टिकुलर सेल्स में ऐसा होगा भी। तो ये आपने देखे 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल, राइट। जब भी ग्रोथ के फेज भी आप इनको बोल सकते हो, या जब भी आप भी प्लांट ग्रोथ की बात करो तो ऑब्वियसली बात है प्लांट ग्रोथ प्लांट सेल डिवीजन की वजह से हो रही है, सेल ग्रोथ की वजह से हो रही है, और ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इन 3 में से किसी ना किसी एक फेज में आपको देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? यहां पे हमने देखा फेजेस के बारे में, राइट। अब हम रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आगे स्टार्ट करने से पहले ग्रोथ रेट के कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। ग्रोथ रेट में आप क्या देखोगे कि जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो 2 तरीके से हो सकती है, राइट। कौन कौन से तरीके से? अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक। आप वैसे क्या बोल रहे हो, ग्रोथ रेट को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, या इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सेल, या इंक्रीज इन एरिया, या इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आप मेंशन कर रहे हो, यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप मेंशन कर रहे हो तो आप यहां पे ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो, ठीक है। रेट पर यूनिट टाइम ही होता भी है, राइट। ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं हम यहां पे। ग्रोथ रेट 2 तरीके से मैंने मेंशन किया कि यहां पे 2 तरीके से ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगा, एक अर्थमेटिक मैनर और एक जियोमेट्रिक मैनर। नाम से भी समझ में आ रहा होगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। अर्थमेटिक की बात करते हैं। देखिए अर्थमेटिक में जब भी ग्रोथ हो रही होगी तो आपको कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। होता क्या है, जैसे एक सेल है, एक से 2 सेल बनी, 2 सेल में से एक सेल परमानेंट बन जाएगी, एक अभी डिवाइडिंग वाली है। अब दूसरी सेल डिवाइड करके एक और सेल बनाएगी, 3 सेल स्टेज आई, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो यहां पे आपको ग्रोथ जो दिख रही है वो एक ऑर्डर में दिख रही है, कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। समझ रहे हो बात को? यहां पे आपको डिफरेंस सिर्फ 1 का मिल रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। यहां पे जो बीच में डिफरेंस निकालोगे तो सब में 1 का ही डिफरेंस है। ऐसी ग्रोथ आपको कांस्टेंट ग्रोथ के केस में देखने को मिलेगी। बराबर जो ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट ग्रोथ जो हो रही है। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ? अब आगे समझो। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हो कि ग्रोथ जो आफ्टर टाइम टी जो लेंथ मिलेगी, या लेंथ आफ्टर टाइम टी, वो क्या मिलेगी? एल टी इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि एल नॉट इनिशियल, और यहाँ पे आप रेट इंटू टाइम को भी यहाँ पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, राइट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अर्थमेटिक कंडीशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जियोमेट्रिक की। तो देखो यहां पे जो फॉर्मूला काम करेगा, फॉर्मूला क्या काम करेगा? अर्थमेटिक के लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो क्या काम करेगा? एल टी इज इक्वल टू, मतलब एल टी मतलब ग्रोथ जो हुई है आफ्टर टाइम टी, वो क्या होगी? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट, मतलब इनिशियल जो लेंथ थी, प्लस यहां पे आर इंटू टी करोगे। आर बोले तो ग्रोथ रेट इंटू टाइम, ग्रोथ रेट इंटू टाइम आप यहां पे शो करोगे। अच्छा ऐसा केस आपको कहां मिलेगा? प्लांट के रूट्स में। प्लांट की रूट जो ग्रोथ करती हैं वो इसी तरीके से शो करती है, राइट। और यहां पे अगर आप ग्राफ देख रहे होगे तो एक कांस्टेंट ग्राफ दिखेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये बात हुई अर्थमेटिक की। नेक्स्ट बात करते हैं जियोमेट्रिक की। जियोमेट्रिक के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल डबल हो रही होगी। मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट में ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है, राइट। मैंने रूट के केस में बताया कि अर्थमेटिक है। मोस्ट ऑफ प्लांट पार्ट में आपको ये भी देखने को मिलेगा। यहां पे क्या देखोगे? 2 सेल है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। अच्छा स्टार्टिंग में आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा, 2 से 4, 4 से 8, मगर जब सोचो जब 1000 सेल है, 1000 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 8000, 8000 से 16000, जस्ट डबल हो रहा है, राइट। ये वाली कंडीशन आपको जियोमेट्रिक के केस में देखने को मिलेगी। क्लियर है? और समझिए इसी के आगे, जो फ्रूट में ग्रोथ होगी, जब आप फ्रूट देख रहे होगे कि फ्रूट बड़ा हो रहा है, उस समय आपको ये वाला केस देखने को मिलेगा। जब फ्रूट का साइज इंक्रीज हो रहा है, मान लो फ्रूट का वेट इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो वेट ऑफ फ्रूट इंक्रीज आप इसी तरीके से शो करोगे जियोमेट्रिक मैनर में। कैसे शो करोगे? कि जस्ट सेल डबल हो रही है, जस्ट सेल डबल हो रही है, जस्ट सेल डबल हो रही है। यहां पे जो फॉर्मूला काम करेगा वो क्या करेगा? वी टी मतलब वेट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू वी नॉट मतलब इनिशियल, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे ई इंटू आर टी। ई बोले तो नेचुरल लॉग, ई क्या है यहाँ पे? बेस ऑफ नेचुरल लॉग बोलते हैं, और आर मतलब ग्रोथ रेट इंटू टाइम, राइट। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला काम करेगा। और मैंने यहाँ पे बताया है कि एक्सपोनेंशियली, नाम से ही समझ में आ रहा है, जस्ट वैल्यू डबल होती जाएंगी, ग्रोथ बहुत तेजी से होगी, राइट। तो आप इतना समझे कि अर्थमेटिक में क्या हो रहा है और जियोमेट्रिक में क्या हो रहा है। अर्थमेटिक में कांस्टेंट मैनर में धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे जस्ट डबल जस्ट डबल जस्ट डबल वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपने ग्रोथ रेट के बारे में समझा। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं जो हम अभी मेंशन कर रहे थे, रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे समझिए एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, राइट, या एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, और रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है। देखो
जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है उसको एक्चुअल ग्रोथ भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक पत्ती है जिसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें ग्रोथ कितनी हुई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 से वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ एक और पत्ती है जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका साइज है और उसका ग्रोथ कितना हुआ 55। तो अब यहां पे देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में बराबर हुई है कि ये 5 से कितनी हुई 10, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे टोटल नेट कितना इंक्रीज हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 से 55, यहाँ पे भी कितना है 5। आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे, फाइनल कितनी है 10 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी 5, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ। इसमें फाइनल क्या है 55 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था 50, आ गया कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों में जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है, एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है, वो तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है। बट रिलेटिव में कहानी बदल जाएगी। रिलेटिव में क्या देखोगे कि इन कंपैरिजन टू इनिशियल कितनी हुई है। इनिशियल कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 10, मतलब जस्ट डबल। ग्रोथ कितनी हुई 100%। यहां पे इन कंपैरिजन टू इनिशियल, इनिशियल में कितनी थी 50, अब कितनी हुई है बस 55, मतलब परसेंटेज निकालोगे तो करीब करीब इनिशियल से कंपेयर करोगे तो कितना 10% बस इंक्रीज हुआ। यहां पे पूरा पूरा जस्ट डबल 100% इंक्रीज हुआ था। ऐसे समझो आप, ऐसे समझो फॉर्मूले के साथ। यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल। फाइनल क्या था 55 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था 5, तो फाइनल क्या था 10, राइट, माइनस 5, तो बचा कितना ऊपर 5, अपॉन इनिशियल ही रखोगे, अपॉन इनिशियल, इनिशियल क्या था 5, तो 5 में से 5 डिवाइड हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 1, तो 1 आ गया। 1 इंटू 100 करोगे परसेंट निकालने के लिए, तो 1 इंटू 100 100, तो मतलब 100% ग्रोथ हो रही है यहां पे इन कंपेरिजन टू इनिशियल कंडीशन। आप क्या देखोगे यहां पे 100% इंक्रीज हुआ है, राइट, कंपेरिजन करोगे। यहां पे क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या था 55 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या था 50, तो ऊपर आया 5 वैल्यू, राइट, अपॉन अपॉन इनिशियल, इनिशियल में क्या था 50, तो 5 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इंटू 100, तो वैल्यू आएगी 10, राइट, ऊपर 5 नीचे 50 इंटू 100। आ रहा है समझ में, राइट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 10%, तो यहां पे जो आप रिलेटिव ग्रोथ देख रहे हो वो कितनी देख रहे हो, सिर्फ 10%। पहले वाले में रिलेटिव ग्रोथ कितनी 100%। तो देखो रिलेटिव ग्रोथ अलग है, एब्सोल्यूट ग्रोथ अलग है। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे लिख के भी, ये फॉर्मूला लिख के भी साइड में शो करवा देता हूं, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्लियर है, ओके। तो ये हमने डिस्कशन किया एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब समझिए डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को। सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं। देखिए कोई भी सेल होगी, कोई भी सेल जब ग्रोथ करती है, या नॉर्मली ग्रोथ के फिनोमिना में हम क्या देखते हैं, या डेवलपमेंट के फिनोमिना में क्या देखते हैं कि सेल में इंक्रीज होगा और फाइनल एक आइडेंटिटी गेट करेगी। कोई भी सेल जब अपनी आइडेंटिटी ले लेती है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल। फॉर एग्जाम्पल एनिमल के रेस्पेक्ट में ज्यादा इजीली समझ पाओगे। जैसे मान लो कोई सेल है वो न्यूरॉन बन गई, अब मैंने बोला ये न्यूरॉन की सेल है, राइट। कोई भी सेल हार्ट की सेल बन गई, कार्डियक सेल बन गई, तो मैंने बोल दिया क्या भाई ये कार्डियक सेल है, राइट। प्लांट में भी इजीली समझ सकते हो। मान लो कोई पर्टिकुलर सेल है, पेरेनकाइमेटस सेल मैंने मेंशन कर दिया, भाई ये कॉर्टेक्स की पेरेनकाइमेटस सेल है, राइट। या कोई पर्टिकुलर अलग सेल है तो मैंने उसको मेंशन कर दिया कि देखो इसका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, ये कॉर्टेक्स की पेरेनकाइमेटस सेल है। जब किसी सेल को आइडेंटिटी मिल जाए उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है, देखो इन सर्टेन केसेस, देखो ये बात आप याद रखना कि प्लांट के केस में वो कभी भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी ऑल द टाइम ग्रोथ शो कर सकता है। कोई सेल है जो फाइनल आइडेंटिटी ले चुका है मगर दोबारा से वो डिवीजन कर सकता है। इसी तरीके से तो जो नॉर्मल सेल है उनमें हार्मोन्स देके हम दोबारा से कैलस ग्रो करा लेते हैं। इसी तरीके से प्लांट के हर पार्ट से आप नया प्लांट बना सकते हो, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट में टोटीपोटेंसी होती है। एनिमल में ऐसा नहीं है कि मेरी उंगली काट दो और फिर दोबारा से ग्रो करा लो, प्लांट में ऐसा है। प्लांट के मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट को आप कट करके दोबारा से रीग्रो करा सकते हो, क्योंकि वहां पे टोटीपोटेंसी हर सेल में एग्जिस्ट कर रही है। यहां पे नहीं, एनिमल सेल में ऐसा नहीं है, राइट। इसीलिए वहां पे क्या देख रहे हो कि टोटीपोटेंसी का कंसेप्ट अवेलेबल है। तो अगर वो सेल लिविंग नेचर की है, हालांकि उसने आइडेंटिटी ले ली है, फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर सकती है। मान लो कोई पेरेनकाइमेटस सेल थी, कॉर्टेक्स की कोई पर्टिकुलर सेल है, अब वो उसने अपनी आइडेंटिटी फिर से लॉस कर दी। लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन।
और दोबारा से नई आइडेंटिटी ले लेना, ये रीडिफरेंशिएशन। और नई आइडेंटिटी लेके दोबारा से वो कोई दूसरी सेल बन जाएगी। एंड जब वो डी डिफरेंशिएट होकर रीडिफरेंशिएट कर रही है और रीडिफरेंशिएट होने पे दोबारा से कोई आइडेंटिटी शो कर रही है, ये कंसेप्ट आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम में काम करेगा। कि नॉर्मल सेल थी, अब वो डिवाइड नहीं करने वाली थी, मगर फिर से उसने डी डिफरेंशिएट किया, रीडिफरेंशिएट किया, अब वो दोबारा से डिवाइड कर रही है या दोबारा से कोई पर्टिकुलर दूसरी सेल को क्रिएट कर रही है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। और वो आपका आएगा सेकेंडरी ग्रोथ में और सेकेंडरी मेरिस्टेम के केस में। तो आपने समझा डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी सेल को अपनी आइडेंटिटी गेट कर लेना, ले लेना, डिफरेंशिएशन। अब उस आइडेंटिटी को इन सर्टेन केसेस लॉस करना, डी डिफरेंशिएट, दोबारा से रीगेन करना, रीडिफरेंशिएट। डी डिफरेंशिएट, डी मतलब लॉस करना, रीडिफरेंशिएट मतलब दोबारा से अटेन कर लेना। आ रहा है समझ में? तो ये आप क्या देख रहे हो, डी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस को देख रहे हो। आपने डिफरेंशिएशन समझा, आइडेंटिटी लेना, डी डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी लॉस करना, रीडिफरेंशिएशन अगेन रीगेन अ न्यू आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? सो ये आपने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को समझा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखा होगा जहां पे वो ग्रोथ की बात कर रहा है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, सेनेसेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे समझो, कोई सेल है जब वो बनी तो आप देख रहे हो वो हो सकता है मेरिस्टेमेटिक नेचर की होगी, मेरिस्टेमेटिक के बाद वो इलोंगेशन में गई होगी, इलोंगेशन के बाद वो मैचुरेशन में गई होगी, और मैचुरेशन के बाद सेनेसेंस। हर सेल में देख रहे हो सेनेसेंस जरूर आ रहा होगा, और सेनेसेंस के बाद वो डेथ में इंटर कर जा रही होगी। सेनेसेंस के बाद फाइनली हर सेल में आप क्या देख रहे हो, सेनेसेंस हो रहा होगा और डेथ हो रही होगी। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टाइम पे वो सेल, उससे नई सेल भी बन रही होगी, सेल डिवीजन भी हो रहा होगा, राइट? सेल नई सेल भी बना रही है, डिवीजन भी कर रही है, और उससे नई मेरिस्टेमेटिक सेल बन रही है, राइट? और इनका नंबर बहुत ज्यादा होता रहता है। और यही कहीं ना कहीं जो सेनेसेंस नो डाउट इन द एंड होगा ही होगा, बट उससे पहले आप क्या देख रहे हो, जो मेरिस्टेमेटिक वाली है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड कर रही है और नंबर को काफी इंक्रीज कर रही है, जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाएगा। बट इन द एंड आप फाइनली क्या देख रहे हो, सेनेसेंस और डेथ हो रही है। अच्छा, सेनेसेंस होना या डेथ होना उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसअपियर हो गई। वो सेल तो एग्जिस्ट करेगी, वो बायोमास, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम तो शो करेगी ही करेगी, मगर वो आगे डिवाइड नहीं कर पाएगी। बस इतनी सी बात है। सेनेसेंस और डेथ के बाद वो आगे डिवाइड नहीं कर पाएगी, बट वो अपने वॉल्यूम को, अपने एरिया को वहां पे शो करेगी ही करेगी। क्लियर है? तो ये आपने यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इसके आगे। आप देखोगे प्लास्टिसिटी के कंसेप्ट को, राइट? प्लास्टिसिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? आप देखोगे डिफरेंट प्लांट जो होंगे वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट या अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट वो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर शो कर रहे होंगे, राइट? जैसे अगर लाइट है, लाइट का इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है उससे पड़ेगा और वो अलग इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जांपल इटियोलेशन की अगर हम बात करें कि प्लांट क्लोरोप्लास्ट ही नहीं डेवलप करेंगे अगर लाइट नहीं होगी, राइट? ग्रीन क्लोरोप्लास्ट को वो डेवलप नहीं करेंगे। इटियोलेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी अगर लाइट एब्सेंट है। एक हेट्रोफिली की कंडीशन आप देखते हो। हेट्रोफिली में भी दो टाइप की हेट्रोफिली आपको देखने को मिलेगी। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, हेट्रोफिली मतलब हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीफ। आपको एनवायरमेंटल हेट्रोफिली देखने को मिलेगी और एक डेवलपमेंटल हेट्रोफिली देखने को मिलेगी, राइट? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली में आप क्या देखते हो, फॉर एग्जांपल कोरिएंडर है, कॉटन है, लार्कस्पर है। इनमें आप क्या देखते हो कि डेवलपमेंट में, जुवेनाइल स्टेज में उनकी पत्तियां अलग, बड़े होने पे और अलग, और बड़े होने पे और अलग, है ना? धनिया का एग्जांपल सबसे सिंपल है। आप धनिया की पत्तियों को देखो, जब वो बच्ची होंगी, छोटी जुवेनाइल कंडीशन में होंगी, तब पत्ती का स्ट्रक्चर अलग होगा, और बड़े होने पे और अलग, और बड़े होने पे और अलग। बच्चा जानता होगा, है ना? धनिया लेने गए होगे 5 रुपए की दुकान पे, है ना? तो उनमें हेट्रोफिली की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली में आप क्या देखोगे कि यहां पे जब एग्जांपल आप समझो, बटरकप इसका एग्जांपल है। जब वो पानी में होगा तो उसकी पत्तियां अलग शेप की होंगी, जब वो जमीन पे होगा तो अलग शेप की होंगी। तो ये क्या हो गया भाई, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली की एनवायरमेंट अलग तो उनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर अलग। क्लियर है? इस पूरे कंसेप्ट को हम प्लास्टिसिटी मेंशन करते हैं इन केस ऑफ प्लांट के। उनके प्लांट के पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट अलग अलग कंडीशन शो कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट प्लास्टिसिटी। बढ़ते हैं आगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरफ। अच्छा, बिफोर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम कुछ फैक्टर और पढ़ लेते हैं, वो फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ फैक्टर की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो समझिए वो फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे हम पहले दो कैटेगरी बना लेते हैं। देखो, एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का मतलब बाहरी, जो बाहरी चीजें हैं उनका प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल वाटर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्लांट की जितनी भी सेल है, अब धरती पर मिलने वाली जितनी भी लिविंग सेल है, उन समय वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट?
वही वो मीडियम है जहां पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो पाती है। वाटर ही नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, राइट, क्योंकि वो एक मीडियम क्रिएट कर रहा है। उसी वाटर में आप एंजाइम देखोगे, है ना, उसी वाटर के नेचर को अगर पीएच चेंज कर दो या कुछ और चेंज कर दो, तो उसी को चेंज कर रहे हो, उसी के एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हो, तो सारा फर्क उस पर पड़ेगा, राइट। बिकॉज वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेल का मेजर पार्ट वो कंसिस्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक फैक्टर होने वाला है, राइट। तो वाटर अगर नहीं मिलेगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगी, ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवाइड करेगी, नई सेल बनाएगी, तो उसको प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करना है, तो बिना वाटर के कैसे इंक्रीज कर सकती है। पानी नहीं दोगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं, बच्चा बच्चा जानता है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर देखिए न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कहां से मिलते हैं, सॉइल से। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। तीसरा फैक्टर लाइट। लाइट के बारे में भी सबको पता है कि सनलाइट अगर नहीं होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। ऑक्सीजन सिमिलर मैनर में सबको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मोस्ट ऑफ द प्लांट स्पीसीज में आप क्या देखोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट, राइट। सिमिलर मैनर में आप मेंशन कर सकते हो ग्रेविटी को। ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में भी काम होता है कि जो रूट है वो पॉजिटिवली ग्रेविटी को फॉलो करती है, जो शूट है वो नेगेटिवली ग्रेविटी को फॉलो करती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, वो फैक्टर बाहरी फैक्टर जो प्लांट के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं। कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी है। इंट्रिंसिक फैक्टर में इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर वाले, दैट इज जीनोम, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट, प्लांट का डीएनए, वो डीएनए डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आगे लेके चलना है, तो वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। या इंट्रिंसिक में भी इंट्रासेल्यूलर हो गया, एक सॉरी इंट्रासेल्यूलर, एक होता है इंटरसेल्यूलर फैक्टर। इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में एक फैक्टर है जो मूव कर रहा है और उनकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। यस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन, जो डिफरेंट सेल के बीच में इधर उधर मूव कर रहे हैं और उनकी ग्रोथ को, उनकी डेवलपमेंट को कई अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा डिस्कशन है, हमारा उस फैक्टर पे डिस्कशन है जो एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर में भी इंटरसेल्यूलर फैक्टर है, ना कि इंट्रासेल्यूलर। सेल के अंदर जाता है वो अलग बात है, बट मूव कहां पे करेगा, मिलेगा कहां पे, इंटरसेल्यूलर में। इंट्रा नहीं मिलेगा, इंटर मिलेगा, इंटरसेल्यूलर फैक्टर, राइट। वो फैक्टर जो इंटरसेल्युलर मिलने वाला है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, और उसी का नाम है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन। चलिए शुरुआत करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो समझिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन क्या है। देखो बेटा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के रेस्पेक्ट में जब भी आप बात करोगे तो 5 मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उनकी हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से बेटा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 है, इन्हीं की बात हम करेंगे। अच्छा, जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं आप उनको देखोगे, वो सिंपल होंगे, डाइवर्स केमिकल नेचर को शो कर रहे होंगे, उनकी जरूरत बहुत स्लो, कम अमाउंट में जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर इन वेरी लो कंसेंट्रेशन, बहुत ही लो कंसेंट्रेशन में उनकी जरूरत पड़ेगी, राइट। डाइवर्स केमिकल नेचर होगा उनका। आप देखोगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम करेंगे या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकते हैं। मन में सवाल आ रहा होगा, ग्रोथ को इनहिबिट क्यों कर रहे हैं, समझाऊंगा भी क्यों कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, और वो क्या करेंगे, वो बेटा सेल के नंबर को इंक्रीज कराएंगे, सेल डिवीजन को, कब जब भी ग्रोथ हो रही है सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, सेल के इलोंगेशन को प्रमोट करेंगे, प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेशन को प्रमोट करेंगे। और इसमें कौन आएगा, ये 3 आएंगे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन कौन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और इवन याद रखना, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो एसेंशियल है फॉर द सर्वाइविलिटी। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन नहीं होंगे सेल डिवाइड कर ही नहीं तक सकती। सेल डिवीजन के कोर कंसेप्ट में इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन करवाने में इन्वॉल्व होते हैं वो, तो उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो, क्लियर है इतना, राइट। तो ये डिवीजन में, इनहिबिट में कौन है, इनहिबिट होते भी कब है, ड्यूरिंग सर्टेन स्ट्रेस कंडीशन, राइट। जब भी कोई स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस 2 तरीके से, कि बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब जहां पे जैसे कोई इंसेक्ट इन्वॉल्व है तो उस समय बचाने में स्ट्रेस में आ जाएंगे। एबायोटिक जैसे विंड बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या सूखा हो रहा है या पानी की कमी है, ये एबायोटिक स्ट्रेस है। तो इसमें जो इन्वॉल्व होगा स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, राइट।
इथाइलिन की अगर हम बात करें तो वो ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, बट मेनली वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, हमेशा याद रखना। फ्रूट को पकाने में मदद करेगा इथाइलिन, और ग्रोथ को थोड़ा सा रोकेगा मेनली, राइट। तो ये इनहिबिटर वाली कैटेगरी आ जाएगी। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, दैट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन से शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सिन की। देखिए ऑक्सिन के रेस्पेक्ट में जब भी आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि ये कुछ नेचुरल ऑक्सिन है और कुछ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सिन है। नेचुरल ऑक्सिन में सबसे कॉमन है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरी तरफ एक और भी है इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। जब आप सिंथेटिक में जाएंगे तो सिंथेटिक में आपको कौन मिलेगा? सिंथेटिक में आपको मिलेगा भाई 2,4-D, 2,4-D मेंशन करते हैं, राइट। और NAA भी मेंशन करते हैं, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, राइट। ये क्या है? सिंथेटिक वाले हैं, राइट। तो आपने दो कैटेगरी देखी, नेचुरल की कैटेगरी और सिंथेटिक की कैटेगरी। अच्छा, दोनों का रोल जो होता है बेटा वो सेम ही है, ऑलमोस्ट दोनों सेम तरीके से ही काम करेंगे, दोनों का रोल वही आएगा जो अभी मैं इन द एंड कवर करूंगा, ठीक है। चलो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवरी में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। ये इवोल्यूशन वाले डार्विन नहीं है, डार्विन दूसरे डार्विन नहीं है, डार्विन एंड उनका जो सन था, उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि ये जो प्लांट है, प्लांट के टिप वाले पार्ट को आप देखें तो वो सूरज की तरफ, सनलाइट की तरफ बेंड होता है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कोई ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है जो इसको इधर बेंड करवा रहा है, राइट। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं एफ वेंट, जिन्होंने 1928 में 1928 में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने एक जिलेटिनस सब्सटेंस में ऑक्सीजन को आइसोलेट भी कर लिया, राइट। उन्होंने क्या किया? जिलेटिनस सब्सटेंस में उन्होंने क्या किया? शूट जो ऊपर की टिप होती है उनको काट काट के जिलेटिन में रख दिया, तो जिलेटिन में वो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एंटर कर गया। और फिर जब उस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस ऑक्सीजन को उन्होंने दूसरी शूट टिप पे रखा तो उसमें बेंडिंग का कंसेप्ट देखने को मिल गया कि वो बेंडिंग शो कर रहा है। तो उन्होंने बोला भाई शूट जो है ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, दैट इज ऑक्सिन। और जो इंडोल एसिटिक एसिड है वही है, यहाँ पे डिफरेंट उसके टाइप है, जो क्या कर रहा है? शूट टिप को प्रमोट करा रहा है, राइट। तो यहां से एफ वेंट के इस एक्सपेरिमेंट से भी काफी चीजें सामने आई। एक फाइनली स्मिथ का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने ह्यूमन के यूरिन में भी ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया, राइट। वहां पे उन्होंने देखा ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और हेट्रो ऑक्सीजन को देखा। ये डिफरेंट ऑक्सीजन फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, बट थोड़े से केमिकल नेचर में इनमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो हेट्रो ऑक्सीजन था वही बेटा इंडोल 3 एसिटिक एसिड के कंपैरेटिवली ही शो हो रहा था, राइट। ऑक्सिन को अगर हम देखें तो ऑक्सिन आपका ट्रिप्टोफैन ड्राइव स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्सिन में क्या होता है? इंडोल रिंग होती है, और इंडोल रिंग अगर किसी अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है तो वो कौन है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में भी आपको इंडोल रिंग देखने को ही मिल जाती है, राइट। अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो आपको ये कहां मिलेगा? ग्रोइंग एरिया पे, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम में, राइट। आप ग्रोइंग वर्ड में देख सकते हो, आप इसको आप टिप, शूट टिप पे भी देख सकते हो इसी को, राइट। तो जो ग्रोइंग एरिया है, जो फ्रूट है, फ्रूट में आप देख सकते हो फ्रूट के टिप वाले पार्ट पे, वहां पे ऑब्वियस सी बात है, वहां पे सेल डिवीजन के प्रमोट कराएगा ये। आ रही है बात समझ में? सो ये आपने क्या बात की कि इसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है। इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके फंक्शन। जब आप इसके फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो देखेंगे ऑक्सिन क्या कर रहा है? ऑक्सिन सेल डिवीजन को प्रमोट करा रहा है, राइट। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या करा रहा है? वो सेल डिवीजन को करा रहा है, और स्टेम वाले रीजन में सेल इलोंगेशन भी करा रहा है। क्लियर है? आप देखेंगे ये एपिकल डोमिनेंसी के फिनोमिना को फॉलो करता है। एपिकल डोमिनेंसी बोले तो कि मेन जो एक्सेस वाली जो शूट है वो बहुत ग्रो करेगी, और जो साइड वाली है वो दब जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी, ये मेन वाली ग्रो करेगी। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। सीड डोर्मेंसी नहीं है, ये एपिकल डोमिनेंसी। और एपिकल डोमिनेंसी को कौन प्रमोट करा रहा है भाई? ऑक्सिन प्रमोट करा रहा है। अच्छा देखो, शूट में तो ग्रोथ प्रमोट करा रहा है, अगर आप रूट की बात करोगे तो यही ऑक्सिन थोड़ी सी कंसेंट्रेशन ज्यादा होने पे शूट की जो ग्रोथ होती है, सॉरी रूट की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, रूट ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। यस, रूट ग्रोथ को ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, जब उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा रूट में, रूट हेयर्स में या रूट्स में, राइट। तो वहां पे ये रोक भी देगा उसको। ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को प्रमोट करता है कुछ पौधों में, फॉर एग्जांपल टोमेटो में आप क्या देखोगे, टमाटर में क्या देखोगे, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को प्रमोट कर रहा है। पार्थेनोकार्पिक बोले तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का बन जाना, उस प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा, राइट। अच्छा, एक वीडिसाइड की तरह भी काम करता है। कुछ जो ब्रॉड लीफ वाले जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जो वीड्स की तरह काम करते हैं, सेलेक्टिवली उनको किल करने का भी काम ऑक्सिन कर सकता है। तो ये सारे आपने फंक्शन देखे ऑक्सिन के। हमने कैसे डिस्कशन किया? हमने ऑक्सिन के बारे में समझा, हमने उसकी डिस्कवरी के बारे में समझा, हमने उसके नेचर के बारे में समझा कि ट्रिप्टोफैन ड्राइव है, राइट। और हमने देखा कि फिर ये इसकी लोकेशन कहाँ है, और उसके फाइनली फंक्शंस को देखा। तो ये पूरे तरीके से अपन ने ऑक्सिन की बात कर ली है। याद रखना ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन ड्राइव है। नेक्स्ट जिब्रेलिन की तरफ बढ़ते
बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं जिब्रेलिन की। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, ऑक्सीजन के कुछ बायो ऐसे टेस्ट भी है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस को पता करने के लिए कुछ टेस्ट भी है। अच्छा, कौन से टेस्ट है? एवियाना कर्वेचर टेस्ट, बहुत ही कॉमन है। एवियाना कर्वेचर टेस्ट, जो एवेंट साइंटिस्ट थे जो 1928 में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, मैंने अभी बताया, तो उन्होंने ही कर्वेचर, आप देखोगे शू टिप टर्न हो जाती है, वो वाले एक्सपेरिमेंट थे। तो वो एक्सपेरिमेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए भी इंडिकेशन शो करते हैं, राइट। अच्छा, एक मैंने और चीज बताई थी कि रूट ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देता है, तो रूट ग्रोथ इनहिबिशन एक टेस्ट भी है कि ऑक्सीजन को अप्लाई करो, रूट ग्रोथ रुक गई, हाँ ऑक्सीजन है, राइट। तो इसके लिए एक और बायो ऐसे है, रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट। तो ये हम कुछ बायो ऐसे कुछ टेस्ट की बात करते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को मेंशन करते हैं। अब चलिए आ जाते हैं जिब्रेलिन पे। तो जिब्रेलिन की जब भी आप बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, या फिर पहले इसके नेचर को देख लीजिए। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसिडिक हार्मोन ही है, एसिडिक सब्सटेंस ही है, जिब्रेलिक एसिड हम बोलते हैं, राइट, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। अब आप अगर इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कुरोसावा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया फंगस में, राइट। फंगस फूजिकोराई के नाम से हम इसको मेंशन करते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, और ये फंगस फूलिश सीडलिंग डिसीज कॉज करती थी। मतलब जो राइस के पौधे थे उनमें बहुत, मतलब पागलपन के तरीके से उनकी हाइट बहुत ज्यादा कर देती थी। जब राइस के पौधे की हाइट बहुत ज्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब राइस की क्वालिटी कम हो जाएगी। राइस के प्लांट में ऐसा ही होता है, अगर बहुत ज्यादा हाइट के हो गए तो प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, बहुत छोटे रह गए तो पानी में दब जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे वैसे। तो उनको इंटरमीडिएट हाइट में बेस्ट रखना होता है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई जिब्रेलिक एसिड की। जिब्रेलिक एसिड के आपको 100 आइसोफॉर्म मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था वो GA3 था। जिब्रेलिक एसिड को GA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? GA, जिब्रेलिक एसिड, गॉट इट। तो इस तरीके से जिब्रेलिक एसिड की क्या हुई? डिस्कवरी हुई बेटा। अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं कि लोकेशन कहां कहां मिलेगी ये। तो लोकेशन जब आप देखेंगे तो ये भी शूट टिप पे मिलेगा, रूट टिप पे मिलेगा, यंग लीफ में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, मल्टीपल प्लेसेस जहां पे सेल डिवीजन की प्रोसेस इन्वॉल्व है वहां पे ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। आप इसके बायो ऐसे की अगर हम बात करें, अगर इसके बायो ऐसे की बात करें तो इंडोस्पर्म की ग्रोथ के रेस्पेक्ट में भी हम शो करते हैं कि इंडोस्पर्म जो है, इंडोस्पर्म बायो ऐसे कुछ काम करते हैं इसके लिए। क्लियर है। अब इसके आ जाते हैं फंक्शन पे कि जिब्रेलिक एसिड कौन कौन से फंक्शन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना, सीड डोरमेंसी को हटाता है। सीड डोरमेंसी मतलब सीड क्या होता है, नॉर्मली इनएक्टिव फेज में रहता है, उसको फिर से एक्टिव फेज में ले आता है। रिमूवल ऑफ सीड डोरमेंसी इज मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। दूसरा, सेल इलोंगेशन करवाता है, सेल को इलोंगेट भी करवाता है। अच्छा समझो सीड डोरमेंसी हटाता कैसे है, कि जो सीड होते हैं जब वो इनएक्टिव फेज में रहते हैं तो अल्फा अमाइलेज जीन, जो अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो इंडोस्पर्म में भरे हुए स्टार्च को ब्रेक करेगा सिंपल शुगर में, जिससे वो ग्रोथ करे, राइट। तो जो एंजाइम इन्वॉल्व है अल्फा अमाइलेज, वो यहाँ पे इनएक्टिव रहता है जब तक जीए एक्टिव नहीं है। और जिब्रेलिक एसिड जैसे एक्टिव होगा अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को करवाएगा, अल्फा अमाइलेज क्या करेगा, सिंपल शुगर बनवाएगा, और वो शुगर यूटिलाइज करके प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा। सही है, ऑब्वियस सी बात है, पानी जब मिलेगा तब ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। क्लियर है। तो इस तरीके से जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है भाई, सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है जो सेल, जो इंटरनोड्स होती है ना, उनकी हाइट भी इंक्रीज करवाता है। इंटरनोड्स पे मतलब सेल इलोंगेशन भी करवाता है। और क्या कराता है, ये पोटेंट पार्थेनोकार्पिक नेचर भी शो करता है। यस, पार्थेनोकार्पी को भी ये प्रमोट कराएगा। हाँ, आप देखोगे जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, पार्थेनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ये इस प्रोसेस को भी प्रमोट करा रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से जिब्रेलिक एसिड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अब हमने बात की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज साइटोकाइनिन। चलिए शुरुआत करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। तो अगर आप साइटोकाइनिन के नेचर की बात करें तो देखो, हमने ऑक्सिन जिब्रेलिन में पढ़ा एसिडिक, ये आपको मिलेगा बेसिक। यस, साइटोकाइनिन का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक। चलिए अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कूग। स्कूग ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जो कैलस होता है, कैलस बोले तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब ना उसमें रूट है ना उसमें कोई सूट है, उसको हम कैलस बोल रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि कैलस में जब हम ऑक्सिन मैंडेटरी है, ऑक्सिन और कुछ न्यूट्रिएंट मीडिया दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। कब मिल रही है, ऑक्सिन दे रहे हैं अकेला तब नहीं, न्यूट्रिएंट मीडिया भी दे रहे हैं तब। तो उस न्यूट्रिएंट मीडिया में मतलब कुछ ऐसा होगा जो ऑक्सिन को असिस्ट कर रहा है, ऑक्सिन को भी मदद कर रहा है। तो जब पता लगाया गया तो उसमें हमने कई सारे केमिकल और डाल डाल के देखे, तो उसमें देखा गया कि ऑटोक्लेव जो हेरिंग फिश है, हेरिंग फिश के जो स्पर्म थे उनको जब हमने ऑटोक्लेव करके डाला
तो देखा कि ग्रोथ मिल रही है। यस, ऑक्सीजन अकेले डालने पे ग्रोथ नहीं मिल रही, उसको भी डालने पे भी ग्रोथ मिल रही है। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल सामने आया, राइट, जिसको हमने क्या बोला, काइनेटिन बोला, राइट। क्या बोला, काइनेटिन। काइनेटिन क्या है भाई, यहां पे एक काइंड ऑफ साइटोकाइनिन ही है, राइट। इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया अपना साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के दो टाइप हैं, एक मैंने काइनेटिन बताया और एक जियामेज से एक्सट्रैक्ट निकालने पे एक मिला एक और साइटोकाइनिन जिसका नाम है जियाटिन। तो काइनेटिन और जियाटिन ये क्या, एक तरीके के साइटोकाइनिन ही है। जो जियाटिन है वो बेटा नेचुरल है, जियाटिन क्या है, नेचुरल साइटोकाइनिन है, आपने प्लांट प्रोडक्ट से निकाला हुआ है। जबकि काइनेटिन आपका क्या, एनिमल बेस्ड स्ट्रक्चर है, एनिमल बेस्ड कंपोनेंट है। आ रहा है समझ में, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमने बात की काइनेटिन और जियाटिन की, राइट। ये वो कंपोनेंट हैं जो मदद कर रहे हैं किसको, उस कैलस को ग्रोथ कराने में। इज इट क्लियर। इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, अपने साइटोकाइनिन की। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन इज अगेन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्लांट को सबसे पहले डिवीजन करने में मदद करेंगे। इसका प्राइमरी रोल सेल डिवीजन में ही आता है, राइट। इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको ये रूट टिप, शूट टिप, पत्तियों में, डेवलपिंग बर्ड्स में, लीव्स में, डेवलपिंग लीव्स में, डेवलपिंग फ्रूट में, इन सभी जगह मिल जाएगा, राइट। इसके अगर हम बायोएसे की बात करें तो टोबैको पिथ कल्चर, एक पिथ कल्चर ऑब्वियस सी बात है, पिथ को ग्रो करा के ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हम डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रो कर जाएगा। पिथ कल्चर एक टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम इसको पता लगा लेते हैं। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट रोल पे कि साइटोकाइनिन कौन कौन से रोल प्रमोट कर रहा है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रोल क्या है बेटा, यही है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट कराता है। यस, सेल डिवीजन हो पाता है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम में आ रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अच्छा, दूसरा काम ये जो सीड, जो एपिकल डोमिनेंसी थी ना, एपिकल डोमिनेंसी को ये हटा भी सकता है। यस, साइटोकाइनिन कैन रिमूव एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल डोमिनेंसी को भी साइटोकाइनिन हटा सकता है। और क्या कर सकता है, ये जो एब्सेशन होता है ना, एब्सेशन पत्तियों का झड़ना, उसको प्रमोट कर, उसको हटा सकता है, उसको रोक सकता है। सेनेसेंस की प्रोसेस को रोक सकता है। आप हरी सब्जियों में अगर साइटोकाइनिन छिड़क दो वो काफी समय तक ताजा रहेंगी। आप फूल में और पत्तियों में आप इसको छिड़क दो तो वो फूल काफी समय तक ताजा रहेंगे। तो आप ओवरऑल देख पा रहे हो कि सेल डिवीजन को और उसके सर्वाइवल को और इनहेंस कर रहा है, राइट। सो दिस इज अबाउट साइटोकाइनिन। बढ़ते हैं अगले प्लांट हार्मोन की तरफ, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन की बात करते हैं। तो जब आप इथाइलिन की बात करोगे तो आप देखोगे ये वो प्लांट हार्मोन है जो अमाइनो एसिड मेथियोनिन से डिराइव हो रहा है। यस, मेथियोनिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है और इसको हम गैसियस हार्मोन, गैसियस फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, राइट। जब आप इसकी डिस्कवरी की बात करोगे तो आप यहां पे देखोगे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया, राइट। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने ये देखा कि ये ऑरेंज, एक कमरे में ऑरेंज रखे हुए हैं, जब ऑरेंज पक रहे हैं तो उन पकते हुए ऑरेंज ने क्या किया, बनाना जहां पे, वहां पे कच्चे जो बनाना रखे थे उनको उनको और पकाने में मदद किया, राइट। स्टार्टिंग में कुछ कोल गैस के खंबे जो होते थे, खंबे जिनमें कोल गैस भरी रहती थी, तो उस कोल गैस वाले खंभों ने क्या किया, पत्तियां झाड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे, मेनली इसका रोल तो फ्रूट राइपनिंग में आता है और एब्सेशन में भी इसका रोल है, राइट। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें सामने आई और पता चला इसमें इन्वॉल्व जो हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। दिस वाज अ गैसियस हार्मोन, राइट। क्या बोलते हैं इसको, गैसियस हार्मोन। CH2 डबल बॉन्ड वाली कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ये एक गैसियस हार्मोन की कैटेगरी में आपको देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे समझिए इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन आपको कहां मिलेगा, आपको प्लांट के हर पार्ट में देखने को मिल जाएगा। इथाइलिन का प्रोडक्शन प्लांट के हर पार्ट में होगा बट कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। इसकी कंसंट्रेशन आपको ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, इसकी कंसंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगी राइपनिंग फ्रूट में, और जहां पे वो एरिया जहां पे एब्सेशन या पत्ती झड़ रही है। क्लियर है। ओके, इसके रोल अलग अलग रोल है, अभी उन पे आते हैं, बट उससे पहले समझते हैं इसके टेस्ट के बारे में। यहाँ पे एक ट्रिपल टेस्ट भी होता है या ट्रिपल रेस्पॉन्स एक होता है, ट्रिपल रेस्पॉन्स, राइट। ट्रिपल रेस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में भी इसको हम पता करते हैं, या फिर एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये कैसा है, हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी से भी इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो गैस क्रोमेटोग्राफी भी इसका एक बेस्ट बायोएसे मेथड है, राइट। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में अगर आप देखें तो इथाइलिन सबसे पहले तो देखो फ्रूट राइपनिंग में इन्वॉल्व है, फलों के पकाने में इन्वॉल्व है, राइट। ये एब्सेशन में इन्वॉल्व है, पत्तियों को झाड़ने में, सेनेसेंस में इन्वॉल्व है, राइट। आगे समझिए, ये रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, रूट हेयर को प्रमोट करता है। अगर पानी भरी हुई कंडीशन हो, वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो, तो उस समय ये एडवेंटिशियस रूट को प्रमोट करेगा,
क्लियर है? कैसे किसको प्रमोट करेगा? एडवेंटिशियस रूट को। ये आप देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेम की ग्रोथ होती है ना, स्टेम ग्रोथ, स्टेम इलोंगेशन, उसको भी प्रमोट कराता है। मैंने मेंशन किया था इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी होगा, ये मतलब ये सेल डिवीजन को प्रमोट भी करेगा, इनहिबिट भी करेगा, राइट? दोनों में इन्वॉल्व होता है। एब्सेशन भी करा रहा है एक तरफ स्टेम का इलोंगेशन भी करा रहा है, राइट? एक तरफ सेनेसेंस भी करा रहा है, एक तरफ ट्रिपल रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। सो देयर आर मेनी रोल, मल्टीपल रोल रिगार्डिंग इथाइलिन। इथाइलिन मल्टीपल रोल इस तरीके के परफॉर्म करता है। मेजॉरिटी में फ्रूट राइपनिंग, पत्तियों का झड़ना, राइट, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, वाटर लॉगिंग कंडीशन, रूट्स को प्रमोट करना, राइट, ये सारे इसके फंक्शन, मेजॉरिटी में फंक्शन आते हैं इथाइलिन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? ओके, आप मेंशन कर सकते हो कि जब पानी भरी हुई वाली कंडीशन होगी तो उस समय ये क्या प्रमोट करेगा? रूट्स को प्रमोट करेगा, रूट्स को और ज्यादा प्रमोट करेगा। क्लियर है? रूट हेयर्स को प्रमोट करता है, जैसे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब भी हो पाए, राइट? अब आगे बढ़ते हैं इथाइलिन के बाद फाइनली एब्सिसिक एसिड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एब्सिसिक एसिड। तो आप अब बात करिए एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड के केस में आप क्या देखोगे? ये नो डाउट एसिड है, बट ये माइल्ड एसिड है, राइट? थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक नेचर शो करता है, और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन की तरह भी जानते हैं। प्लांट में स्ट्रेस की कंडीशन में, सूखे की कंडीशन में, या जब कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह इसको इन्फेक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में मल्टीपल प्लेसेस में ये इन्वॉल्व होगा जब भी स्ट्रेस की बात आ रही होगी। एब्सेशन में भी इसको इन्वॉल्व होता है। लीफ के झड़ने को एब्सेशन बोलते हैं, उसी रेस्पेक्ट में इसका नाम एब्सिसिक एसिड भी है। हाँ, लीफ के झड़ने में इन्वॉल्व है, बट इसका अदर रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड की हम बात करते हैं। इसको डिस्कवर किया था एडिकोट ने। एडिकोट नाम याद रखना, पेटिकोट मत याद कर लेना। दिस इज एडिकोट। एडिकोट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की कॉटन बॉल के थ्रू, राइट? कॉटन बॉल्स के केस में उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उन्होंने मेंशन किया देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड, राइट? यहाँ पे एक एब्सिसिक एसिड हार्मोन की तरह प्रेजेंट रहता है। आगे समझिए इसकी लोकेशन में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बट मेनली क्लोरोप्लास्ट रिच रीजन में आपको ये काफी हद तक देखने को मिलेगा, राइट? राइस की रूट ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए काफी हद तक यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, और इसी को हम बायो एसे भी बोलते हैं, राइस रूट ग्रोथ इनहिबिशन बायो एसे। इसके लिए राइस रूट ग्रोथ इनहिबिशन बायो एसे भी होते हैं, और अल्फा एमाइलेज को इनहिबिट करके रखता है, तो उसके रेस्पेक्ट में भी बायो एसे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, राइट? फाइनली आते हैं एब्सिसिक एसिड के रोल के ऊपर। तो की पॉइंट में इसके रोल याद रखो। पहला इंपॉर्टेंट, ये क्या करा रहा है? एब्सेशन करा रहा है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीड डोरमेंसी, सीड को ये जर्मिनेट होने से रोक के रखेगा, अल्फा एमाइलेज को इनहिबिट करके रखेगा, यहां पे इन्वॉल्व है। प्लस स्ट्रेस की कंडीशन में इन्वॉल्व है। जब भी वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी, जब वाटर बहुत ज्यादा भरा हुआ होगा तो सूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जब पानी बहुत कम होगा तो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, राइट? तो ये सूखे वगैरह में भी इन्वॉल्व होता है। जब मान लो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस समय स्टोमेटा को ये क्लोज कर देगा, पार्शियली क्लोज कर देगा, राइट? तो इस तरीके से मल्टीपल स्ट्रेस की कंडीशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। तो यहां पे हमारे सारे के सारे प्लांट हार्मोन खत्म होते हैं, और ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर भी खत्म होता है। थ्रू आउट सेशन में छोटी छोटी बारीकियों पे काफी ध्यान दिया है और समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, सेनेसेंस, ग्रोथ रेट के बारे में हमने कई सारी बातें की। तो थ्रू आउट सेशन में हमने कंप्लीट चीजों को एनालाइज कर लिया है। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत मदद करेगा, आपको चीजों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। आज के सेशन को यहाँ पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।